सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट लॉ। आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि हम पढ़ा रहे हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट की मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है, जैसे सोशल जस्टिस, इक्विटी इन लेबर लॉ, लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट हुआ, हायर एंड फायर का कॉन्सेप्ट हुआ, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए लेबर लॉ। तो ये सारी चीजें मैंने खत्म कर चुकी है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर लेबर लॉ है क्या और किस चीज में हम कैसे डील कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम उठा रहे हैं और हम उसको लेबर लॉ तक, मतलब लेबर लॉ में उसको हम देख रहे हैं। जैसे लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट एक इकोनॉमिक थ्योरी है, बट हम उसको लेबर लॉ से कैसे रिलेट कर रहे हैं। हायर एंड फायर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, जो एक आपका जुरिस्प्रूडेंस का आपका एक्सपेक्ट है, लेकिन हम इसको कहाँ देख रहे हैं, लेबर लॉ में देख रहे हैं। तो वो सारी चीजें मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके देख के आइए। तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। जो आपका मेन टॉपिक है दैट इज अ कंडीशन फॉर अ पेमेंट ऑफ ए कंपनसेशन, और दूसरा है व्हेन कंपनसेशन इज नॉट पेएबल, और कब हम पेएबल नहीं करेंगे, और कब जो चीजें हैं, कंडीशन क्या क्या है जब इसको हम पेमेंट करेंगे, कंपनसेशन देंगे। कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को जानने से पहले, कंडीशंस फॉर ए पेमेंट ऑफ ए कंपनसेशन एंड व्हेन कंपनसेशन इज नॉट पेएबल, ठीक है, इन दोनों को समझने सबसे पहले हम सेक्शन 3 की तरफ देखेंगे। ठीक है, जो आपका सेक्शन 3 है वो बात करता है, एक लाइबिलिटी है क्या, एम्प्लॉयर की है। सेक्शन 3 जो आपका बात कर रहा है अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ ए एम्प्लॉयमेंट, इसमें दो चीजें रिलीज हो रही है, दैट इज अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयर लाइबिलिटी। ये दोनों दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। इससे हमारा एक और डॉक्ट्रिन निकल के आता है, दैट इज व्हाट, नॉशनल एक्सटेंशन ऑफ ए एम्प्लॉयर प्रीमाइसेस। ये कॉन्सेप्ट जो आपका रिलीज हो रहा है, ये अराइजिंग आउट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैं इस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को वहां भी पढ़ाऊंगी, नेशनल एक्सटेंशन ऑफ ए प्रीमाइसेस वाले कॉन्सेप्ट में। तो अभी सिर्फ आप ये जानिए कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो, बस इस वीडियो, इस स्लाइड में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कब हम एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होगी, जिसमें कंपनसेशन जो होगा देना पड़ेगा किसको, एम्प्लॉयर को। वो होगा तभी तो, क्योंकि उससे पहले तो आप नहीं दे सकते हो ना। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, दोनों के रिलेशन है, एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के डायरेक्शंस पे काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयर के डायरेक्शंस पे काम कर रहा है, तो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही कर रहा होगा, बियॉन्ड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर रहा होगा। ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, ये कहाँ आप पहले, आप मुझे कमेंट सेक्शन करके भी बताना आपने कहाँ पे सुना था। हम जो सुने थे वो सुने थे वहां पे, टॉट में सुना था। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है कि जो प्लेस है, जो डायरेक्शन है, हम उसी चीज पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी प्लेस है, परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज है, जो कि डायरेक्शन मिली है एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर ने दिया है एम्प्लॉय को काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ हमारा एक फैक्ट्री रन होता है, किसकी, कॉटन की होती है, कॉटन की फैक्ट्री हम रन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम राइस मिल का हम फैक्ट्री हम जो स्टैब्लिश किए हैं, उसमें बहुत सारे वर्कर हैं। तो बहुत सारे वर्कर हैं, तो कोई राइस को फिल्टर कर रहा होगा, कोई धान में से धान का जो आपका ऊपर वाला शेल्टर होता है उसको उखाड़ के फिर चावल आता है। तो कुछ मशीन्स ऐसे होंगे जिसको सेटअप कर रहा होगा कोई लेबर, कोई इसको रिफाइंड कर रहा होगा, कोई इसको क्लीन कर रहा होगा, तो वर्कर होंगे। तो उस वर्कर जो भी काम कर रहे हैं हमारे फैक्ट्रीज में, तो उस सारे फैक्ट्रीज में जो प्लेस पे वो कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि अगर उस पर्सन को कोई भी उसकी लाइबिलिटीज होती है या उसके साथ कोई इंजरी होती है, तो वी आर रेजिंग अ क्वेश्चन, द पर्सन और एम्प्लॉय हैविंग अ सर्टेन प्रॉब्लम्स ड्यू टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये होता है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक, जब हम लाइबिलिटी एम्प्लॉयर पे दे रहे हैं या हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कंडीशंस फॉर ए पेमेंट ऑफ ए कंपनसेशन, तो किस किस कंडीशन में हम कंपनसेशन देंगे,
तो ये कंपनसेशन तब तो हम देंगे जब हम एक एम्प्लॉयर जो है मेरे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहा होगा, तभी तो हम उसको देंगे। कि मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि वो वर्किंग आवर्स के टाइम पे वो कहीं और था, उस टाइम पे वो काम पे नहीं था, वो छुट्टी पे था, तो दैट इज नॉट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तब तो ये चीज इसीलिए है, जब एक क्वेश्चन आता है कंडीशन फॉर अ पेमेंट ऑफ ए कंपनसेशन, तो यू हैव टू राइट फर्स्टली द सेक्शन 3 आपको लिखना पड़ेगा अराइजिंग आउट एंड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, जहां पे बताया कि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कब होगी, जब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होगा। और क्या है, एन एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन इफ अ पर्सनल इंजरी कॉज टू एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट arising out and of its course of employment. The phrase has been interpreted by the courts and there must multiple causal connection between the employment and the injury. जैसे बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट आएंगे ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि एम्प्लॉयर का काम, एम्प्लॉयर ने उसको हायर किया एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉयर का जो काम है ना वो उस प्रीमाइसिस में नहीं है, कहीं बाहर है। मान लीजिए कि हमने ड्राइवर को हायर किया, ठीक है, ड्राइवर हम रखें, ड्राइवर जो है, हमको ड्राइवर की ड्यूटी है कि हमें वो घर छोड़ता है, फिर ऑफिस छोड़ता है, फिर वो खुद घर जाता है। मान के चलिए कि वो घर हमें ऑफिस ड्रॉप करता है और ऑफिस से वापस लौटते समय उसके साथ कुछ एक्सीडेंट होता है, तो दैट इज आल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे जजमेंट के केसेस के थ्रू हमें पता चला है कि एम्बिट बहुत बड़ी है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, व्हेन यू हैव टू बी स्टडी इन नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर प्रीमाइसेस। तो उस चीज में हम बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Course of employment is a such thing which cannot be construed very narrowly. We can only say this: the place or where the employer have to be work, that is called a course of employment. And what are the duties, whatever the duties are there of a employee, that is also called a course of employment. Why we are saying the course of employment? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां वो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप देख लेना। अब आते हैं मेन चीज पे, जो आपका टॉपिक है, कंडीशन फॉर ए पेमेंट ऑफ अ कंपनसेशन। ठीक है, जो कंडीशंस फॉर ए पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, तो यहाँ कंडीशंस क्या है कि क्या क्या कंडीशंस है पेमेंट करने के लिए, कब वो कंपनसेशन करेगा। कंपनसेशन का मतलब होता है भरपाई। तो यहाँ भरपाई कौन करेगा, जब हम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉयर करेगा कंपनसेशन। ठीक है, तो कब कब करेगा, तो सबसे पहला जो है एक्सीडेंट इंजरी। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट या इंजरी हुआ है, जब हम डिसेबलमेंट पढ़ रहे थे तो हम उसमें एक चीज देखे थे कि डिसेबलमेंट का मतलब ही होता है कि कोई डिजीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है वाइल परफॉर्मिंग द टास्क। जब डिजीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जैसे कि कोई फिजिकल इंजरी हुई है, कोई भी मेंटल इंजरी हुई है, कुछ भी हुआ है, कोई भी डिजीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जब एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस में वो काम कर रहा था एम्प्लॉय, उसको कोई भी इंजरी हुई है। ठीक है, इंजरी हो सकती है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंजरी हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कर रहा था वो काम, उसके डायरेक्शन पे कर रहा था काम। तो क्या है, ये इंजरी उस टाइम पे करेगा। फिर आता है कैजुएशन। कॉजुएशन का मतलब होता है रिलेशनशिप, वहां पे कोई नेक्सस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ने बोला है कि यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, तो आपको उस टास्क पे परफॉर्म करने के लिए जरूरी था कि आप प्रीमाइसिस पे ही काम करो, लेकिन आप अपने घर से वो चीजें काम कर रहे हो और ऐसे जगह करो जहां पे डिजीज आपको कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वहां पे आप एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि वहां पे कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि ड्राइवर, आपको क्या है कि आपका एम्प्लॉयर जो है एक हायर किया एम्प्लॉय को, जो ड्राइवर है एम्प्लॉय, उसने बोला है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरे को घर से ले जाके पहले ऑफिस छोड़ोगे, फिर ऑफिस से आप मुझे ऑफिस से आप अपने घर चले जाना गाड़ी रखते हुए। बट वहां पे ड्राइवर क्या करता है कि घर ऑफिस तो उस बंदे को छोड़ के आता है अपने एम्प्लॉयर को, वो क्या करता है, वो सीधे रास्ते से ना जाके वो जानबूझ के उस रास्ते से जाता है जहां पे उसका रिस्क हो सकता है। एक सीधा सीधा डायरेक्शन है, जो भी आपका जो एम्प्लॉय है आपको डायरेक्ट किया है कि दैट इज द वे टू, आप वापस आ जाओ, बट वो चीज को वो फॉलो करके नहीं, वो जानबूझ के किसी मार्केट में चले जाता है अपना काम करने के लिए।
वहां पे इंजरी हो जाएगी तो वहां पे आपका जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये चीज बहुत, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन वाली चीज हो तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखो तो प्लीज जाके देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वहां पे कॉजेशन का मतलब होता है देयर इज सम बी रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डायरेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब कि जब आप कहीं पे हो तो वहां पे जरूरी है कि आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी फैक्ट्री की मालिक हूं और मेरी वहां पे डॉटर काम करती है तो वहां पे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं जनरेट हुआ है। क्योंकि वहां पे क्या है कि वहां पे एज मैं एक तरह की मैं गोन थ्रू करने वाली फैक्ट्री हूँ, मेरी बेटी फैक्ट्री में है, वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है मेरी, मैं उसको पेमेंट नहीं देती हूँ एम्प्लॉयर की तरह, ना ही उस पर रूल्स फॉलो होते हैं। तो देयर मस्ट बी स्टैब्लिश रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर कौन होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय है माइंडेड, यहाँ पे एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर क्या कौन होता है, जिसके हम डायरेक्शन में काम करते हैं, और एम्प्लॉय वो होता है जो एम्प्लॉयर के डायरेक्शन में काम करता है। एम्प्लॉयर लाइबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, वहां का आपको सबसे रूल बुक पढ़ना होता है कि व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ अ एम्प्लॉयर एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय। आपको पता है कि अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो आपको जो है आपकी सैलरी कट होगी, कट हो जाएगी। दैट इज अ रूल बुक ऑफ आर एवरी कंपनी और एवरी फैक्ट्रीज एवरी इंडस्ट्रीज। वैसे एम्प्लॉयर की भी लाइबिलिटी भी मेंशन होगी, जैसे कि अगर उसको कोई कंपनसेशन देना है तो किस किस कंडीशन पे वो कंपनसेशन देगा, किस किस टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको छुट्टी देनी है, तो लाइबिलिटी स्टैब्लिश होगी। तो अगर लाइबिलिटी बनती है रूल बुक के अकॉर्डिंग तो ही देगा आपको, कौन एम्प्लॉयर देगा। ऐसा नहीं कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं है तो आपको आप अपनी ग्रीवियांस लेके पहुंचो कि नहीं मुझे डिजीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यहाँ हुई तो मैं आपको चलिए आपको कंपनसेशन, ऐसा नहीं। हर चीज मेंशन है लॉ में मेंशन है आपको। जब भी आप ये चीज देखिए कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसका एक एमओए तैयार होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक होता है चार्टर आपका कि कैसे कंपनी वर्क करेगी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे कंपनी चलेगी, क्या लाइबिलिटीज है क्या प्रॉफिट्स है। तो वैसी कंडीशंस होती है कि एम्प्लॉयर की क्या लाइबिलिटीज है। अगर कुछ इंजरी कॉज होता है, डेथ कॉज होता है, तो आपको वो देगा। मान लीजिए कि आपको वहां पे आपको बुखार हो गया, आप काम कर दिए, आप पहले दिन आए हो किसी कंपनी में काम करने, आपको अचानक से आपको थकान की वजह से आपको बुखार हो गया, इतना ज्यादा बुखार हो गया कि तबियत खराब हो गया, आपका जो है पैसे आपको आपको 500 का आपको दवा लाना पड़े, तो वो चीज आप क्लेम नहीं करोगे क्योंकि आपके रूल बुक में वो मेंशन नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज अ रिटन मोड, तो वो चीज भी बहुत जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, व्हेन द कंपनसेशन इज नॉट पेड। अब हम आते हैं व्हेन कंपनसेशन इज नॉट पेड, जो आपका सेकंड सब टॉपिक है कि कब कंपनसेशन नहीं पेएबल होगा। दैट इज एक मेंशन था आपका सेक्शन 3 में कि कब कब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, वहीं से मेरा एक डॉक्ट्रिन भी निकल के आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसमें देख रहे हैं कि कब कंपनसेशन नहीं पेएबल होगा और कब होगा, ठीक है। तो एक प्रोवाइजो दिया है सेक्शन 3 में, the employer is not liable for the compensation in the following in specific scenario. The injury doesn't result the total or partial disablement or lasting more than 3 days, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं कि कब कब पेएबल नहीं होगा। पहली चीज, अगर कोई भी इंजरी ऐसी है जो पार्शियल या टोटल डिसेबलमेंट हुआ है। पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है, आप इस वीडियो में तभी आए होंगे जब आप डिसेबलमेंट का मीनिंग समझे होंगे, तो आई थिंक हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है, मैं एक एक चीज बताई हूँ डिसेबलमेंट का क्या मतलब है क्या नहीं है, आप उसको चेक कर सकते हो। लास्टिंग फॉर अ मोर देन 3 days, कोई भी इंजरी ऐसी है जो 3 दिन से अधिक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका जो डिसेबलमेंट है वो इस नेचर का नहीं है जो आपका पार्शियल या टोटल डिसेबलमेंट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे,
द इंजरी इज नॉट रिजल्टिंग इन अ डेथ और अ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय द एम्प्लॉयज। क्या है, तो इंजरी ऐसे भी नहीं, सबको आपको टॉपिक बनाना है, यू हैव टू राइट इन दिस वे कि आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पहले तो आप प्रोवाइड, पहले कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताओगे, फिर प्रोवाइजो लिखोगे और किस किस सिनेरियो में, अब जब जब ये चीज लाइन लिख दोगे, द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द कंपनसेशन ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफिक सिनेरियो, then you have a next subtopic is the injury doesn't cause the total or partial disability. What is total and partial disability? You have to write also this. It definitely fetch your marks. उसके बाद लिखोगे द इंजरी नॉट रिजल्टिंग द डेथ और अ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। डेथ क्या है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्या है, ये भी लिखोगे, कहाँ मेंशन है ये भी लिखना है, इज डायरेक्टली कॉज बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये आया, अब जो है ना इज डायरेक्टली, ये जो है आपका सेकेंड टॉपिक, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड टॉपिक। इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय द एम्प्लॉय, मतलब वो खुद से ऐसा किया है, उसको इंजरी हुई है। वो क्या क्या पॉइंट है देखो, बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, वो वो नशे की हालत में अगर कोई उसके साथ इंजरी होती है, वहां पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं है कि उसको कंपनसेशन पे करेगा। जैसे मैं एक डेथ का मैंने ड्राइवर का एग्जांपल लिया, वो नशे की हालत में वो वापस अपने एम्प्लॉयर को छोड़ के घर आ रहा था, तो उसने रैश और नेग्लिजेंट में गाड़ी चलाई और इंटॉक्सिकेशन की हालत में था, तो वहां पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, willfully disobedience of the safety rules, willfully removal or discard of a safety guard or device। एक पहले ये था आपका ये, और दूसरा ये willfully disobedience, और तीसरा ये। पहला क्या था, बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, नशे की हालत में अगर आप कुछ ऐसा चीजें करते हो, दैट इज अ नॉट लाइबिलिटी ऑफ ए एम्प्लॉयर। willfully disobedience of a safety rules, यहाँ पे willful disobedience का क्या मतलब है, हम जानबूझ के डिसओबीडियंस करें, हमने कुछ ऐसा उसके इंस्ट्रक्शन को नेग्लेक्ट किया है जिसकी वजह से इंजरी हुई है। हमें बोला गया था कि अगर कोई ऐसी मशीन है हमारे कंपनी में जिसका टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे तो जल्दी काम में होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मशीन ऐसी है जिसका टेम्परेचर हाई करने से जल्दी जल्दी कुछ चीजें वर्क होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लास्टिक की मशीन है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या होता है कि हम जैसे ही हम कुछ चीजें इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीजमेंट तो होता है, लेकिन उसका कुछ नेग्लिजेंट पॉइंट क्या कहते हैं, कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो विलफुल डिसओबीडियंस का क्या मतलब है, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ अ सेफ्टी रूल्स, हम किसी बातों को डिसओबीडियंस किए, हम नेग्लेक्ट किए हैं, कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि हम नेग्लेक्ट किए हैं, जैसे कि बोला गया है कि इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसी टेम्परेचर पे किसी कंपनी में काम करना है, तो हम उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा काम है वो जल्दी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज विलफुली डिसओबीडियंस। एक अगर एग्जांपल दे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, तो कुछ एम्प्लॉय जो है ब्लास्टिंग का वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ब्लास्टिंग वर्क मतलब डेंजरस वर्क, माइन के वर्क जैसे होते हैं, ब्लास्ट होने के चांसेस, दैट इज कॉल्ड माइनरीज होती है फैक्ट्री, तो वहाँ कहीं कहीं ब्लास्टिंग वर्क भी होता है। तो एक वर्कर ने एक दूसरे वर्कर को बोला कि तुम इंटर नहीं कर सकते क्योंकि यू आर नॉट वियरिंग अ प्रॉपर सेफ गार्ड मेजर विच वी आर वियरिंग, तो तुम यहाँ इंटर नहीं कर सकते। बट उसने वो नहीं किया, वो विलफुली डिसोबीडियंस करके उस रूम में चले जाता है और कुछ इंजरीज होता है, तो उसको क्या हुआ, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, विलफुली डिसोबीडियंस ऑफ अ सेफ्टी रूल्स, वहां पे आपने इंस्ट्रक्शन को नहीं माना, साफ साफ लिखा है कि इसमें प्रवेश वर्जित है, अगर आपको नुकसान होता है तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर भी हम उसको नहीं देके हम विलफुली क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं, तो वहां पे किसकी किसकी गलती है, वहां पे एम्प्लॉय की गलती है, क्योंकि वहां पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया, हम विलफुली उस चीज को डिसओबे किए हैं। तो ये सेकंड है। अब यहाँ पे विलफुली रिमूवल ऑफ, देखिए दोनों पॉइंट ये अलग है, यहाँ पे विलफुली डिसोबीडियंस में इंस्ट्रक्शन की बात किया, यहाँ पे रिमूवल है,
willfully removal or discard the safety guard or devices। जहां मान लीजिए कि हमें पता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं आप किसी कंपनी में कोई ऐसी काम होता है जिसमें प्रॉपर चश्मा दिया जाता है लगा के काम करने के लिए, ताकि आपके आंखों में आपकी विजन ना जाए, कुछ चीजें आपके आई साइड ना चल जाए। आप उस चीज को नहीं पहन के करो क्योंकि आपको कंफर्टेबल नहीं है। तो आपके अगर आपकी विजन अचानक से लॉस हो जाती है तो आप फैक्ट्रीज को कम या एम्प्लॉयर को आप लाइबिलिटी नहीं उस पर इम्पोज कर सकते हो, क्योंकि आपने वहां पे विलफुली डिसग्रेड किया, किसको, सेफ्टी गार्ड को किया, डिवाइस को किया है। तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर लाइबिलिटी टू वियर अ whatever the prescriptions are there, prescriptions given by the company or any factories। वहां पे आप रिमूव कर रहे हो, डिसग्रेड कर रहे हो किसी सेफ्टी मेजर्स को, तो वहां पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर ड्राइवर है, ड्राइवर हेलमेट नहीं लगा के जाता है, सीट बेल्ट नहीं लगा जाता है और उसको प्रॉपर बोला गया, तो वहां पे किसकी गलती होगी? वहां पे खुद एम्प्लॉय की होगी। बहुत सारे केस हैं तो आप ये सीख दे सकते हैं, ठीक है। Case example, the divisional manager and the new principal Madhya Pradesh High Court denied the compensation to the employee who was injured while traveling on the footboard on a bus, as it was considered as a case of willfully disobedience express safety rule। आप फुटबोर्ड पे अगर बस के ट्रैवल कर रहे हो तो that is not a part of mistake of a employer। वहां पे एम्प्लॉयर की नहीं गलती है, यहाँ पे एम्प्लॉय की गलती है, ठीक है। तो ये चीज आपका खत्म हुआ पॉइंट जो आपका था, व्हेन कंपनसेशन इज नॉट पेएबल, कंडीशन फॉर ए पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई, आपको बताया मैंने कि कैसे लिखना है। आपको पहले सेक्शन 3 लिखना है, बताना है कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब होगी, तभी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी जनरेट होगी। एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या है, आपका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, फिर आप कंडीशन फॉर ए पेमेंट ऑफ कंपनसेशन लिखोगे, ये पॉइंट लिखोगे, क्या 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 इस पॉइंट को इंक्रीज करके लिखोगे, फिर आप आओगे इस पे, फिर सारे सिनेरियोस को एग्जाम्पल के साथ उसको कोरिलेट करोगे एंड सारे चीजें देने के बाद सपोर्टेड विद द केस ऑल्सो, जो कि ये है आपका, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस, आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहां पूछ सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।